हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पर। तो दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे थे बीए फर्स्ट सेमेस्टर का भौतिक भूगोल और एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक हम लोग पढ़ रहे थे, पृथ्वी का भूगर्भिक इतिहास। तो पिछले वीडियो में मैंने आपको भूगर्भिक सारणी बताई थी, यानी जिसको आप भूवैज्ञानिक सारणी भी कहते हैं। उसमें हम लोगों ने देखा था महाकल्प क्या है, कल्प क्या है, युग क्या है, कितने युग हैं, कितने कल्प हैं, कितने महाकल्प हैं, कौन से युग, कौन से महाकल्प, कौन से कल्प में किस प्रकार के जीवों की उत्पत्ति हुई। ये सारी चीज़ें हम लोगों ने देख ली थी शॉर्ट में। मैंने शॉर्ट में आपको एक चार्ट में दिखा दिया था। आज उसी चीज़ को हम लोग डिटेल में देखेंगे कि भाई कार्बोनीफेरस युग में किन किन चट्टानों की उत्पत्ति हुई, किन किन जीवों की उत्पत्ति हुई। ये सारी चीज़ें डिटेल में देखेंगे। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। इसको मैंने कल बताया था, एक बार फिर से मैं आपको इसको बता देता हूँ। सबसे बड़ी इकाई एक प्रकार से समय का कह सकते हैं इयॉन है। इयॉन से छोटा एरा, इसको महाकल्प बोलते हैं। एरा से छोटा पीरियड, इसको युग बोलते हैं। इससे छोटा इपोक, इपोक को कल्प बोलते हैं। और इससे छोटा एज, एज को काल बोलते हैं। जैसे आपने देखा होगा ऐतिहासिक काल, आधे ऐतिहासिक काल, ये सब देखा होगा आपने। तो ये सब एज है, काल है। हिंदी में देख सकते हैं काल से बड़ा कल्प, कल्प से बड़ा युग, युग से बड़ा महाकल्प, महाकल्प से बड़ा युआन। हालांकि जब आप किसी और बुक में देखेंगे तो हो सकता है वहाँ पीरियड का मतलब कल्प दिया हो। मैंने यहाँ क्या बताया, पीरियड का मतलब युग, इपोक का मतलब कल्प। लेकिन कहीं कहीं इपोक का मतलब युग देता है, पीरियड का मतलब कल्प। ये उल्टा सीधा कई बुकों में देता रहता है। इसका कोई एक सटीक चीज़ कहीं पे लिखी हुई नहीं है, कोई चीज़ प्रमाणिक नहीं है यहाँ पे। तो फिलहाल जो मैंने यहाँ पे बता दिया ये थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है, लगभग ऐसे ही ये ज़्यादा करेक्ट है। फिर चलिए अब हम लोग एक एक को डिटेल में पढ़ते हैं, एक एक काल को। ये देख लीजिए, यही सारणी मैंने आपको कल के वीडियो में पढ़ाई थी ये पूरा। तो हमको पढ़ना क्या है, ये सारे जो कल्प हैं देखिए, आर्कियन, प्री कैम्ब्रियन, कैम्ब्रियन, ऑर्डोविशियन, सिल्यूरियन, डोनियन, कार्बोनिफेरस, पर्मियन, ट्रियासिक, जुरासिक, और फिर क्रिटेशियस, पैलियोसीन, इयोसीन, ओलिगोसीन, मायोसीन, प्लायोसीन, प्लीस्टोसीन, होलोसीन। इन सबको डिटेल में पढ़ना है। ओके, तो सबसे पहला महाकल्प आएगा प्री पैलियोजोइक या आदि महाकल्प। ये सब एक ही हैं। इसके अंतर्गत हम लोग को दो कल्प के बारे में पढ़ना है। इसको युग भी बोला जाता है कहीं कहीं। पृथ्वी का भूगर्भिक इतिहास देखिए, आदि महाकल्प यानी पहला महाकल्प शुरुआत हो रहा है और इसको इंग्लिश में बोलते हैं प्री पैलियोजोइक। ये महाकल्प है। अब इसके अंतर्गत दो काल आते हैं या दो कल्प। मैंने बताया था एक ही बुक में कहीं काल बोल दिया गया है, कहीं कल्प। अभी मैंने जो आपको श्रेणी दिखाई थी, जो डायग्राम दिखाया था, उसमें आर्कियन को कल्प बोला गया था, यहाँ काल बोल दिया गया। तो आपको इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। काल ये कह रहा है तो काल समझ जाइए, कल्प कह रहा है कल्प समझ जाइए। काल कहना थोड़ा आसान लगता है, सभी लोग जानते हैं इसलिए काल लिख दिया गया। कल्प बहुत कम लोग जानते हैं क्या होता है। तो फिलहाल अब शुरुआत करने जा रहे हैं आदि महाकल्प की। इसके अंतर्गत दो काल आते हैं। मोटे मोटे तौर पर आपको ये सब याद रखना है। कल जो मैंने पढ़ाया वो भी आप भूल जाइए, कोई ज़रूरत नहीं उतना रटने की। अब आपको याद रखना है आदि महाकल्प प्री पैलियोजोइक के अंतर्गत दो काल आते हैं। पहला आर्कियन काल, दूसरा प्री कैम्ब्रियन काल। आर्कियन काल में सैलों में जीवाश्मों का अभाव पाया जाता है, फलतः इसे प्राग जैविक काल भी कहते हैं। यानी जो चट्टानें थीं आर्कियन काल में, जो चट्टानें निर्मित हुईं उसमें जीवाश्म नहीं थे, इतना आपको याद रखना है। आर्कियन काल में, आर्कियन युग कहीं कहीं लिखा हो तो भी समझ जाइए एक ही चीज़ है, कल्प लिखा हो तभी समझ जाइए एक ही चीज़ है। तो आर्कियन कल्प, आर्कियन युग या आर्कियन काल में जो चट्टानें निर्मित हुई उसमें जीवाश्मों का अभाव था। फिर दूसरा युग है प्री कैम्ब्रियन युग। भारत में अरावली और धारवाड़ क्रम की चट्टानों का निर्माण भी प्री कैम्ब्रियन काल में हुआ। कई बार पूछा गया कि भारत में जो धारवाड़ और अरावली क्रम की चट्टानें हैं इनका निर्माण किस काल में हुआ, तो प्री कैम्ब्रियन काल में हुआ था। इस कल्प में ये देखिए, यहाँ फिर देखिए, यहाँ काल बोला है, यहाँ कल्प बोल दिया है। मैंने आपको क्या बताया कि भाई बहुत कन्फ्यूजन है। बुक यानी एक ही बुक में अलग अलग चीज़ दिया हो, कहीं कल्प उसको बोलता है, कहीं काल बोल देता है। तो फिर बच्चों को कितना कन्फ्यूजन होगा। इसलिए मैं कहता हूँ जो जैसा दिया उसको वैसा पढ़ लेना है। फिर कह रहा है इस कल्प में यानी प्री कैम्ब्रियन कल्प में चट्टानों का कायांतरण भी हुआ। कायांतरण का मतलब रूपांतरण।
यानी एक जैसे आपको कई प्रकार की चट्टानें पढ़ने को मिलेंगी, मैं आपको पढ़ाऊँगा आग्नेय चट्टान, रूपांतरित चट्टान, अवसादी चट्टान। तो रूपांतरण पहली बार किस काल में हुआ? प्री कैम्ब्रियन काल में। पैंजिया महाद्वीप 4 स्थल खंडों में टूट गया, ये भी याद रखिए, कनाडियन, साइबेरियन, गोंडवाना और बाल्टिक में विभाजित हो गया। यानी जो पेंजिया था, इसको मैं आपको पढ़ाऊँगा आगे, तो ये 4 स्थल खंडों में टूटा। इस काल में यदि देखिए यहाँ फिर काल बोल दिया, अरे भाई एक ही बोलो ना, कल्प बोलो या काल बोलो, कंफ्यूज कर रहे हो, खुद भी हमको भी कंफ्यूज में डाल रहे हो। फिर है गर्म सागरों में मुख्यतः नर्म त्वचा वाले रीढ़ विहीन जीवों का प्रादुर्भाव हुआ। ये कल के वीडियो में मैंने आपको बता दिया था कि भाई जो प्री कैम्ब्रियन काल है, इसमें जो है रीढ़ विहीन जीवों का जन्म होता है समुद्र में। तो ये आपका पहला महाकल्प और उसके अंतर्गत 2 काल या 2 युग समाप्त हो गए। 5 महाकल्प पढ़ने हैं, जिसमें पहला हम लोगों ने समाप्त कर लिया, यानी ए वाला कंप्लीट हो गया। अब दूसरा है पैलियोजोइक। देखिए ये था प्री पैलियोजोइक और ये है पैलियोजोइक। ये समय काल आप देख लीजिएगा, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि समय कौन सही ज्ञात कर पाएगा, ये सब अनुमान के आधार पर। अब पैलियोजोइक महाकल्प जो है, इस कल्प के दौरान पृथ्वी पर पहली बार गैर पुष्पीय वनस्पति और आकशेरुक जंतुओं के रूप में जीवन का आविर्भाव हुआ। यानी ऐसे वनस्पति उगे जिसमें पुष्प नहीं लगते थे, गैर पुष्पीय थे, मतलब पुष्प वाले नहीं थे लेकिन वनस्पति थे वो। अकशेरुकी जीवों का जन्म हुआ, उनमें कशेरुका नहीं पाई जाती थी। इस कल्प के मध्य में कशेरुकी जंतु भी अस्तित्व में आ चुके थे। यानी ये जो कल्प है शुरुआत में नहीं आया, शुरुआत में जिन जीवों का जन्म हुआ वो अकशेरुकी थे, लेकिन बाद में कशेरुकी जीवों का भी जन्म हो गया। अब इस कल्प को, यानी इस महाकल्प को, ये देखिए, अरे भाई ये महाकल्प, कल्प काहे लिख रहे हो, देख रहे हैं, कहीं कल्प, कहीं काल, कहीं महाकल्प, उल्टा सीधा बोलता रहा। तो बेसिकली इस महाकल्प को 6 कालों में विभाजित किया गया है। अब होना क्या चाहिए, इस लाइन को ऐसे लिखना चाहिए, इस महाकल्प को 6 कल्पों में विभाजित किया गया है, लेकिन लिख क्या दिया है, इस कल्प को 6 कालों में विभाजित किया गया है। वही चीज़ है ना। चलिए, तो दूसरा महाकल्प शुरू हो गया और इसमें हम लोग 6 काल या 6 कल्प या 6 युग पढ़ेंगे। जैसे इसमें हम लोगों ने 2 पढ़ा था, इसमें 6 पढ़ेंगे। सबसे पहला कैम्ब्रियन काल। ये देखिए, यहाँ प्री कैम्ब्रियन था, यहाँ कैम्ब्रियन है। समय काल देख लीजिए। इस काल में समुद्री अवसादों से अवसादी चट्टानों का जन्म हुआ। बहुत ही इम्पोर्टेंट, नोट कर लीजिए। छोटी छोटी चीज़ें आपको नोट करनी है, वही याद रखना है, बाकी ये सारी चीज़ें आप भूल जाते हैं तब भी कोई नुकसान नहीं होगा। तो कैम्ब्रियन काल में अवसादी चट्टानों का निर्माण हुआ। इन चट्टानों में प्राचीनतम जीवन के अवशेष मिले। जीवन का मतलब क्या जानते हैं? अवसाद मिले, जीवाश्म मिले। ओके। पेरिपेटस, एनेलिडा एवं आर्थोपेडा संयोजक जंतु का जीवाश्म इसी काल के चट्टानों में पाया जाता है। मैंने बताया था ना, अभी तक जितनी चट्टानें निर्मित हुई थी उसमें जीवाश्म नहीं पाए गए थे, लेकिन कैम्ब्रियन काल में जिन अवसादी चट्टानों का निर्माण हुआ उसमें जीवाश्म पहली बार पाए गए। भारत में विंध्याचल पर्वत श्रेणी का विकास भी इसी कालखंड में हुआ। महासागर में सारगैसम आदि घासों की उत्पत्ति भी इसी समय हुई। ये एक प्रकार की घास है सारगैसम, इसकी उत्पत्ति महासागरों में कब हुई? कैम्ब्रियन काल में। फिर है ओर्डोविशियन। ओर्डोविशियन समय काल आप देख लीजिए। ओर्डोविशियन इस काल में समुद्री विस्तार ने उत्तरी अमेरिका का आधा भाग डुबो दिया, जबकि पूर्वी अमेरिका टेक्नोनियन पर्वत निर्माणकारी गतिविधियों से प्रभावित हुआ। इस कालखंड में निम्न कोट की मछलियों से मेरुदंडीय जीवों का जन्म हुआ। यानी निम्न कोट की निम्न कोट की जो मछलियाँ थीं उनका जन्म हुआ। छोटी छोटी निम्न कोट की मछलियों का जन्म ओर्डोविशियन काल में हुआ। याद रखिएगा, ओर्डोविशियन काल में सबसे पहले मछलियों का जन्म होता है। यही एक चीज़ याद रखिए, बाकी और सब भूल जाइए आप। यानी मछलियों, छोटी छोटी मछलियों का जन्म का विकास प्रारंभ हुआ, किंतु अभी भी स्थलखंड जीव विहीन था। यानी स्थल पर अभी जीव नहीं आए थे। जितने भी जीव थे वे सब समुद्रों में ही थे, चाहे मछली हो या आकाशीय जंतु हों, रीढ़ विहीन हों, जैसे भी जंतु थे सब समुद्र में थे, स्थल पर किसी का विकास नहीं हुआ था। अब इसके अंतर्गत तीसरा काल आता है सिल्यूरियन काल। यानी
कैम्ब्रियन, ऑर्डोविशियन, उसके बाद सिल्यूरियन। इसका समयकाल देख लीजिए। समयकाल मैं नहीं पढ़ूंगा यहाँ पे, क्योंकि कल के वीडियो में मैंने भर भर के खूब पढ़ा है और ये बहुत कंफ्यूज करता है। इस काल में सभी महाद्वीप पृथ्वी की कैलेडोनियन हलचल से प्रभावित हुए। वनस्पतियों और अकशेरुकी प्राणियों का प्रसार हुआ। इसी काल में फेफड़े वाले जंतु तथा मछलियों का जन्म हुआ। अब देखिए, मछलियों का जन्म कंफ्यूज कर सकता है। मैंने बताया मछलियों का जन्म ऑर्डोविशियन में हुआ था। बेसिकली अगर देखें तो सबसे पहले मछलियों का जन्म ऑर्डोविशियन में हुआ था, ये सही है। लेकिन उच्च कोटि की जो मछलियाँ थीं उनका जन्म होता है सिल्यूरियन काल में। कहीं कहीं आप देखते हैं कि ऑर्डोविशियन काल जो है उसको मछलियों का युग भी कहते हैं, क्योंकि मछलियों का सर्वप्रथम जन्म उसी काल में हुआ, भले ही वे निम्न कोटि की थी, छोटी छोटी। अच्छा, सिल्यूरियन काल का जो जलवायु है वो मछलियों के लिए सर्वाधिक अनुकूल था। फलतः इस काल को मत्स्य युग की संज्ञा दी जाती। अब यहाँ देखिए, मत्स्य युग की संज्ञा इसको दे दी गई। किसी किसी बुक में पढ़ेंगे कि ऑर्डोविशियन काल को मछली का युग कहा गया। तो दोनों थोड़ा सा सिमिलर हैं, क्योंकि मछलियों से संबंधित दोनों काल हैं, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। इसी काल में फर्न नामक वनस्पति का विस्तार हुआ। वनस्पतियों का पृथ्वी पर विस्तार हुआ। फर्न जो सूखे जलवायु प्रदेशों में उगता है, उसका जन्म होता है, उसका विस्तार होता है। वनस्पतियों का पृथ्वी पर विस्तार होता है। एक चीज़ आपको याद ये रखना है कि अगर मत्स्य युग आ जाता है कि मत्स्य युग किस काल को कहते हैं, तो दो चीज़ें आपको ध्यान में रखना है, सिल्यूरियन काल और ऑर्डोविशियन काल। अब ऑप्शन में जो होगा उस पर आपको टिक कर देना है। अगर दोनों होता है तो आप सिल्यूरियन काल को टिक कर दीजिए, लेकिन कुछ भी कहना संभव नहीं है यहाँ पे, क्योंकि बहुत सारा कन्फ्यूजन है इस टॉपिक में। पूरे का पूरा टॉपिक जो है कन्फ्यूजन से भरा पड़ा हुआ, मैंने आपको पहले के वीडियो में ही बता दिया था। अब इसको कहते हैं डिवोनियन काल। अब यहाँ लिखा है डेवोनियन काल। कैलेडियन हलचल के परिणाम स्वरूप सभी महाद्वीपों पर ऊंची पर्वत श्रृंखलाएं विकसित हुई, जिसके प्रमाण स्कैंडिनेविया, दक्षिण पश्चिमी स्कॉटलैंड, उत्तरी आयरलैंड एवं पूर्वी अमेरिका में देखे जा सकते हैं। अब ये देखिए, एक और कन्फ्यूजन आ गया। इस काल में मछलियां प्रचुर मात्रा में पाई गईं, जिस कारण इसे मछली युग कहते हैं। ये बुक जिसने भी लिखी है उसको थोड़ा सा भी दिमाग नहीं है, यहाँ भी मछली युग घुसेड़ दिया। एज ऑफ फिश, ऑर्डोविशियन मैंने बताया था। सिल्यूरियन यहाँ पे लिखा है, ये देखिए मत्स्य युग। यहाँ मत्स्य युग कहा, यहाँ मछली का युग कहा, तो दोनों एक ही चीज़ें हुई। तो इसको ऐसे ही आपको पढ़ना है। समुद्र में प्रवालों का निर्माण शुरू हुआ। इस काल में पहला उभयचर आया। उभयचर मतलब जो जल पर भी चल सके, जिंदा रह सके, और थल पर भी जिंदा रह सके। उभयचर का जन्म हुआ। कशेरुकी प्राणी अस्तित्वमान हुए। तो बेसिकली आपको याद बस इतना रखना है, ये चीज़ लिख लीजिए। सबसे पहले उभयचर का जन्म कब हुआ? डिवोनियन काल में। अकशेरुकी प्राणी जो कशेरुकी प्राणी हैं उनका जन्म कब हुआ? डिवोनियन काल में। इसके बाद आता है कार्बोनिफेरस काल या कार्बोनिफेरस युग। इसका समय काल देख लीजिए। कैलेडोनियन हलचलों का स्थान अमेरिकन हलचलों ने ले लिया, और जिससे ब्रिटेन एवं फ्रांस सर्वाधिक रूप से प्रभावित हुए। इस काल में तापमान एवं आर्द्रता में वृद्धि हुई। अतिवृष्टि के कारण बड़े बड़े भूभाग दलदली भूमि में बदल गए। वर्षा बहुत ज़्यादा हुई। अतिवृष्टि का मतलब अत्यधिक वर्षा हुई, तो क्या हुआ कि जो बड़े बड़े भूभाग थे वो दलदली रूप में हो गए। सघन वनों ने काफ़ी बड़े बड़े भूक्षेत्रों को आवृत कर लिया, यानी बड़े बड़े पेड़ उगाए। कुछ समय पश्चात ये वन जलमग्न होकर औषधि निक्षेपों के नीचे दब गए। जलमग्न क्षेत्र के जलस्तर से बार बार ऊपर नीचे आने की प्रक्रिया में इन तत्वों को तीव्र दबाव का सामना करना पड़ा। परिणाम स्वरूप ये वन कोयला संस्तर में परिवर्तित हो गए। इस कारण इस काल को कार्बोनिफेरस युग कहते हैं। इस कारण इसे कोयला युग भी कहते हैं। तो चूँकि इस काल में बड़े बड़े पेड़ उगे, क्योंकि वर्षा ज़्यादा हुई कार्बोनिफेरस युग में, तो वर्षा ज़्यादा हुई खूब मात्रा में, तो बड़े बड़े पेड़ उगे, जंगल उगे।
फिर कहा गया भूगर्भिक हलचल हुई, यानी बाढ़ भूकंप जो भी आया होगा, उससे क्या हुआ कि वो सारे पेड़ दब गए, सारे पेड़ दब गए और ये प्रक्रिया कई बार चली। तो उन पेड़ों के दबने से उच्च तापमान, उच्च दबाव के कारण कोयले में वो परिवर्तित हो गए। तो इस कारण इसको कार्बोनिफेरस काल कहते हैं, कार्बोनिफेरस या कोयला युग कहते हैं, क्योंकि इसमें कोयले का निर्माण हुआ। अगर कोई पूछे कि बड़े बड़े पेड़ों वाला युग कौन सा था, तो कार्बोनिफेरस युग था। इस समय बने भ्रंशों में वृक्षों के दब जाने के कारण गोंडवाना क्रम के चट्टानों का निर्माण हुआ, जिसमें कोयले के व्यापक निक्षेप पाए गए। ये कोयला संस्तर आज कोयला प्राप्त करने में मुख्य साधन है, यानी जो कोयला आज हम प्राप्त कर रहे हैं वो कार्बोनिफेरस युग में ही बने थे। इसको उभयचरों का युग भी कहते हैं, क्योंकि उभयचर का विस्तार काफ़ी हुआ। इसके पहले उभयचर का विकास हो चुका था, जन्म हो चुका था, लेकिन विस्तार कार्बोनिफेरस युग में हुआ, इसलिए इसको उभयचरों का युग कहते हैं। बड़े बड़े वृक्षों का काल भी कहते हैं। सरीसृप की उत्पत्ति हुई, यानी रेंगने वाले जो जीव थे उनकी उत्पत्ति कार्बोनिफेरस युग में होती है। फिर आता है पर्मियन काल, ये दूसरे महाकल्प का लास्ट काल है। पर्मियन काल, इसका समय देख लीजिए। इस काल में वैरिसन हलचल हुई। ये हलचल मतलब आपने जैसे कैलोडियन देखा, अमेरिकन देखा, वैरिसन देखा, ये हलचल मतलब जो उथल पुथल हुई उसको नाम दे दिया गया है। तो इसको आपको बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देना है कि ये वैरिसन क्या है। तो वैरिसन हलचल हुई जिसने मुख्य रूप से यूरोप को प्रभावित किया। इस काल में तृतीय पर्वतीय हलचल, ये देखिए हार्शिनियन, तो ये भी एक हलचल है, उथल पुथल के फलस्वरूप बने भ्रंशों के कारण ब्लैक फॉरेस्ट व वासजेस जैसे भ्रंशोत पर्वतों का निर्माण हुआ। ये भी कई बार पूछा गया है। जो भ्रंशोत पर्वत हैं उनका निर्माण कब हुआ, यहाँ दो उदाहरण भी दिए हैं, वासजेस और ब्लैक फॉरेस्ट, ये भ्रंशोत पर्वत हैं। तो इनका निर्माण हुआ पर्मियन काल में। जलवायु क्रमिक रूप से शुष्क होने लगी। समुद्र एवं स्थल पर वनस्पतियों और जंतुओं की विकास प्रक्रिया आगे बढ़ने लगी। और इस काल के दौरान कोड़धारी वनों की प्रचुरता थी। स्पेनिश मेसोटा, अल्ताई, तियनसा, अपलेशिन पर्वत के कुछ भागों का निर्माण इस काल में हुआ। दूसरा महाकल्प भी आपका समाप्त हो गया। अब हम लोग तीसरे महाकल्प यानी प्री पैलियोजोइक, पैलियोजोइक पढ़ लिया आपने, अब मेसोजोइक महाकल्प पढ़ेंगे, सी वाला। यानी मेसोजोइक को 3 कालों में विभाजित किया गया। इस काल को भी 3 कल्प या 3 युग में विभाजित किया गया। यहाँ क्या लिखा है ये आप मत ध्यान दीजिए। कल्प को काल बोल दिया, काल को कल्प बोल रहा है, सब उल्टा सीधा लिख रहा है, खुद ही कंफ्यूज है, कॉपी पेस्ट किया है लगता है कहीं से। ट्रियासिक काल, यानी कि मेसोजोइक के अंतर्गत पहला काल आता है ट्रियासिक काल। इसे रेंगने वाले जीवों का काल कहते हैं। एज ऑफ रेप्टाइल्स, रेंगने वाले जीवों का काल। इसके अंतिम चरण में उड़ने वाले सरीसृपों, टॉरिसरो, सरीसृपों से अंडे देने वाले निम्न कोटि के स्तनियों, प्रोटीथीरिया की उत्पत्ति हुई। गोंडवाना लैंड का विभाजन इस कालखंड में प्रारंभ हुआ और जुरासिक काल तक चलता रहा। तो ट्रियासिक काल में गोंडवाना लैंड का विभाजन हुआ। फिर इसके परिणामस्वरूप ऑस्ट्रेलिया, दक्षिणी भारत, अफ्रीका तथा दक्षिणी अमेरिका के भूखंड निर्मित हुए। तो ये आपका हो गया। फिर इसके बाद दूसरा जो काल है इसके अंतर्गत जुरासिक काल है, इम्पॉर्टेंट है, कालखंड देख लीजिए। इसका नामकरण वॉन हम्बोल्ट द्वारा 1795 में फ्रांस के जूरा पर्वत के नाम पर किया गया। इसी कालखंड में पुष्प पादपों अर्थात आवृत बीजों की उत्पत्ति हुई। अभी तक जितनी वनस्पतियाँ आई थी पृथ्वी पर उनमें पुष्प नहीं पाए जाते थे। पहली बार पुष्प वाले वनस्पति कब आए? जुरासिक काल में। और इसी कालखंड में, हाँ इस चीज़ मैंने आपको पढ़ा दी, स्थल मंडल पर डायनासोर जैसे सरीसृपों का प्रभुत्व था। याद रखिएगा, डायनासोरों का काल इसे ही कहते हैं, जुरासिक काल को। आपने बहुत सारी फिल्में देखी होंगी। निम्न स्तनियों यानी प्रोटीथीरिया से मार्सुपियल, मेटाथीरिया का कंगारू जैसे स्तनपायियों की उत्पत्ति हुई। आर्कियोप्टेरिक्स जो उड़ने वाले सरीसृप से प्रथम पक्षी थे, इनकी भी उत्पत्ति हुई। यानी उड़ने वाले जीवों की उत्पत्ति भी जुरासिक काल में हुई थी, याद रखना है। फिर इसके बाद क्रिटेशियस काल आता है। क्रिटेशियस
ये देख लीजिए। इस कालखंड में पर्वत निर्माणकारी हलचल अत्यधिक सक्रिय रहा। इसी समय रॉकी एंडीज यूरोप महाद्वीप की कई पर्वत श्रेणियों का निर्माण हुआ। पनामा कटक यानी रिज की उत्पत्ति प्रारंभ हुई। इस कालखंड के अंतिम समय में भारत के दक्षिणी पठारी भाग पर ज्वालामुखी क्रिया द्वारा लावा का जमाव हुआ। उत्तर पश्चिमी कनाडा, अलास्का, मैक्सिको एवं ब्रिटेन के डोवर क्षेत्र में खरिया मिट्टी का जमाव इस कालखंड की प्रमुख विशेषता है। तो ये आपका 3 महाकल्प समाप्त हो गया। अब चौथा महाकल्प आया है, इसको बोलते हैं सेनोजोइक महाकल्प। सेनोजोइक महाकल्प प्रारंभ आप देख लीजिए, और इसको 5 शकों में, अब यहाँ देखिए शक बोल दिया, फिर यहाँ प्रभावित एकदम जो है कि कंफ्यूज कर दिया। भाई एक चीज़ लिखो, यहाँ शक बोल दिया, लेकिन ये चीज़ आप काट दीजिए, मैं जो बोल रहा हूँ उसको याद रखिए। सीनोजोइक महाकल्प को 5 कल्प में विभाजित किया गया है। ये सारे युग लिखे हुए हैं, लेकिन ये कल्प हैं, लेकिन युग बोल देते हैं, काल बोल देते हैं कहीं कहीं। अभी तक जितने हम लोगों ने पढ़े सब में काल लिखा था, अब आगे युग लिखना शुरू कर रहा है, वो खुद ही कंफ्यूज है। तो सबसे पहला सीनोजोइक महाकल्प के अंतर्गत पहला युग आता है पैलियोसीन। इसको हम लोग पढ़ते हैं। पैलियोसीन युग, इस युग के दौरान लैरामाइड हलचल के फलस्वरूप उत्तरी अमेरिका में रॉकी पर्वतमाला का निर्माण हुआ। वर्तमान घोड़े का सबसे आदि रूप इसी युग में आया। घास युक्त क्षेत्रों में वृद्धि हुई। इसके बाद आता है इयोसीन युग। इस युग में भूतल पर विभिन्न दरारों के माध्यम से लावा का उद्गार हुआ। स्तनधारी प्राणियों, फलदार पेड़ पौधे, अनाजों की कई प्रजातियां विकसित हुईं। इसी काल में बृहद हिमालय का निर्माण प्रारंभ हुआ। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इयोसीन युग में हिमालय का जो निर्माण है वो शुरू होता है। हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर का विकास हुआ। हाथी, गैंडा, सूअर के पूर्वजों का उद्भव भी इसी काल में हुआ। फिर ओलिगोसीन, अल्पाइन पर्वत के निर्माण की प्रक्रिया शुरू हुई। अल्पाइन पर्वत, इस युग में मानवाकार बंदरों का अस्तित्व सामने आया, जिससे मानव का विकास हुआ। बिल्ली, कुत्ते, भालू के पूर्वजों का विकास भी इसी काल में हुआ। इसके बाद मायोसीन आता है। अल्पाइन पर्वत निर्माणकारी गतिविधियों द्वारा संपूर्ण यूरोप एवं एशिया में वलनों का विकास हुआ, जिसके कारण मध्य एवं लघु हिमालय का निर्माण हुआ, जिनके विस्तार की दिशा पूर्व पश्चिम थी। इस युग में स्तनधारियों की उच्च प्रजातियों जैसे व्हेल, बंदरों का आविर्भाव हुआ। व्हेल मछली का आविर्भाव कब हुआ? मायोसीन युग में। इस युग में शार्क मछली का भी सर्वाधिक विकास हुआ। पेंगुइन का आविर्भाव भी अंटार्कटिका में हुआ। ये सारी चीज़ें याद रखिए। फिर है प्लियोसीन या प्लायोसीन, इसको बोलते हैं। प्लियोसीन, इस काल में महासागरों एवं महाद्वीपों का वर्तमान स्वरूप निर्मित हुआ। ब्लैक सागर, उत्तरी सागर, कैस्पियन सागर की उत्पत्ति हुई। महान आकार वाली शार्क मछली का विनाश हो गया। शार्क मछली अब नहीं पाई जाती, ये याद रखिएगा, इसका विनाश हो गया था। मानव की उत्पत्ति प्लायोसीन युग में हुई थी। तो ये चौथा महाकल्प भी आपका कंप्लीट हुआ। अब 5वां महाकल्प नियोजोइक महाकल्प बचा है। अभी देखिए यहाँ कल्प लिख दिया, कल्प क्यों लिख रहे हो? यहाँ तो महाकल्प लिखा। तो इस महाकल्प का प्रारंभ 20 लाख वर्ष पूर्व हुआ, जो आज भी जारी है। इस युग को चतुर्थ युग की संज्ञा दी गई है। इस काल को 2 शकों में विभाजित किया गया है। 2 शकों या कल्पों में विभाजित किया गया है। पहला है प्लीस्टोसीन युग। इस युग में तापमान का स्तर इतना नीचे आ गया कि संपूर्ण उत्तरी अमेरिका, उत्तरी अफ्रीका, यूरोप, अंटार्कटिका बर्फ़ की एक मोटी चादर से ढक गए। इसलिए इस चरण को हिमयुग की संज्ञा दी जाती है। प्लीस्टोसीन युग को हिमयुग कहा जाता है। इसमें जो है पूरी पृथ्वी बर्फ़ से ढकी हुई थी। एक प्रकार से बर्फ़ बहुत ज़्यादा थी, ठंडी बहुत ज़्यादा थी। मेधावी मानव यानी होमो सैपियंस का प्रथम आगमन प्लीस्टोसीन काल में होता है। इस हिमाच्छादन के फलस्वरूप वनस्पतियों तथा जंतुओं के जीवन पर दूरगामी प्रभाव पड़ा। बड़े जंतु विलुप्त हो गए। जो बचे उन्होंने अपने शरीर पर बालों का विकास कर लिया अथवा पक्षियों के रूप में विकसित हो गए। स्तनधारियों का विकास बहुत तेज़ी से हुआ। आपने भी कई मूवी में देखा होगा कि बड़े बड़े जीव अजीब अजीब प्रकार के दिखाए जाते हैं, तो वो सब पहले थे तभी उसको दिखाया जाता है। हालांकि धीरे धीरे उनका विनाश हो गया।
हिम चादर की स्थिति में 4 बार परिवर्तन आया, जिसके कारण हिमयुग के 4 चरण हुए, गुंज, मिंडल, ऋष, वुर्म। 2 चरणों के बीच के समय अंतराल को अंतर्हिमानी काल कहा जाता है। यानी बर्फ़ आए पिघले, आए पिघले, आए पिघले, यानी कि ये जो 4 बार परिवर्तन हुआ हिमाच्छादन में। हिम चादर के पश्चिमगमन से उत्तरी अमेरिका की 5 महान झीलों का निर्माण हुआ। हिमाच्छादन के कारण ही उत्तरी अमेरिका के पर्वत शिखरों को गोल आकार, नदी घाटों को यू आकार प्राप्त हुआ। स्वीडन, फिनलैंड, रूस हिमाच्छादन प्रभाव के जटिल प्रमाणों को प्रदर्शित करते हैं। इस युग में मानव का विकास क्रम चलता रहा तथा वह अपनी जन्म स्थली अफ्रीका से यूरोप, एशिया तक पहुंच गया। माना जाता है कि मानव का जन्म अफ्रीका महाद्वीप में हुआ था, वहाँ से वो यूरोप गया, एशिया आया। होलोसीन युग सबसे अंतिम युग है, 10,000 वर्ष पूर्व से शुरू हुआ और वर्तमान तक चल रहा है। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि हिम चादर के पश्चिमगमन की प्रक्रिया अभी भी चालू है, यानी जो हिम चादर है वो पिघल रही है, किंतु वैज्ञानिक इसका प्रतिवाद करते हैं। इस युग में मानव तथा प्राकृतिक पर्यावरण के साथ उसके पारस्परिक संबंधों के परिणामों का आधिपत्य रहा। इस काल को मानव युग की संज्ञा दी गई है। इस काल में उत्तरी अफ्रीका के सहारा, मध्य पूर्व एशिया के मरुस्थलों का विकास हुआ। इस काल में मानव ने पशुपालन, कृषि का शुभारंभ कर वर्तमान युग में प्रवेश किया। ये जो पूरा टॉपिक था आपका भूगर्भिक सारणी या जो भी है भूगर्भिक पृथ्वी का भूगर्भिक इतिहास, ये मैंने आपको कंप्लीट करा दिया। हालांकि बहुत ही क्रिटिकल टॉपिक है, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत ही कन्फ्यूज़न करता है, फिर भी थोड़ा बहुत आपको ध्यान में रखना है। ये सारी चीज़ें कहीं पूछी नहीं जाती हैं, आप ये मान लीजिए। यहाँ से क्वेश्चन बहुत कम आते हैं। पीसीएस वगैरह में या यूपीएससी के प्रीलिम्स में कभी कभी 1-2 क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। क्रम लगाने को आ जाता है कि कौन सा काल पहले आया, कौन सा बाद में, तो ये सब आप थोड़ा सा ध्यान में रखिए। मछली की उत्पत्ति कब हुई, कोयले की उत्पत्ति कब हुई, डायनासोर की उत्पत्ति कब हुई, डायनासोर विलुप्त कब हुए, चूहे की उत्पत्ति कब हुई, मानव की उत्पत्ति कब हुई, यही सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इससे ज़्यादा कहीं नहीं पूछे जाते हैं। तो इस टॉपिक को आप बहुत ज़्यादा आप परेशान मत होइए इसको लेकर के। तो चलिए मिलते हैं अगले टॉपिक में। एक नए टॉपिक के साथ हम लोग शुरुआत करेंगे। आपका ये जो लगभग पहला यूनिट है कंप्लीट हो गया है, और अगर कोई टॉपिक बचा होगा तो उसको हम लोग पढ़ लेंगे। तो फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।